So students, as I promised you in my introductory video, that was the first video that I start the very first chapter of partnership firms. Question raised that what is partnership firm? You all are aware of it that sole proprietorship firms are the business where a single person brings his capital from the home on his own risk. He is or she is running the business. Whatever the profits works out on that business, only that owner is enjoying that profit, and by chance if there is a loss, so he will be responsible for bearing that loss. Sometimes the situation, due to the situation or enhancement of the business को बढ़ाने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, या कोई और सर्कमस्टांसेस हैं, तो वो व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति उस काम को नहीं संभाल सकता, तो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 कितने ही लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म का मतलब यह है कि सभी लोग अपने एक निश्चित रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। निश्चित रेशो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पार्टनर्स के बीच में ये बात पहले ही डिसाइड होती है कि कौन पार्टनर कितना शेयर लेगा। सभी पार्टनर्स उस बिजनेस के प्रति अपने शेयर के बराबर जितना होता है उतना रिस्क बेयर करने के लिए तैयार है। सभी लोगों को प्रॉफिट का शेयर उसी रेशो में मिलेगा। इनफैक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 has given us a definition of partnership firms, and that says very clearly, hardly 12 words definition is there, and that says very clearly that everybody having right to interpret in the business, to inspect the account of the business, to share the profits or losses, and to show their opinion regarding the business. दिस इज पार्टनरशिप फर्म। आप कह सकते हो कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर अगर एक बिजनेस को रन कर रहे हैं इक्वली कैपिटल लाने के बाद, वो बिजनेस फर्म इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। अब इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है उस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर अप्लाई होता है, एंड पार्टनर्स आर रेस्पॉन्सिबल। पार्टनर्स को वो डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, एंड दैट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट इज पार्टनरशिप डीड। बेसिकली पार्टनरशिप डीड हैविंग 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि किस रेशो में पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करेंगे, कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा या नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स से चार्ज किया जाएगा या नहीं, किसी पार्टनर को पर्टिकुलर पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो कितने % देना है, नहीं देना है तो क्लियरली मेंशन होगा। इसी तरह के 15-20 पॉइंट हैं इसके अंदर। आई डोंट फील कि मैं सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूँ और आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ, क्योंकि आई वांट टू रीच वेरी क्विकली ऑन द न्यूमेरिकल। बेसिकली पार्टनर्स के अंदर हमारा काम खत्म हो जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में। जैसे ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और हमें ये पता लगा कि हमारा फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर दिया करते हैं जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बिकॉज वो सोल प्रोप्राइटर पूरी तरह से उस प्रॉफिट के लिए एंटाइटल है। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में जो भी नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाया वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का नहीं है। इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पार्टनर्स। अगेन आई से कि नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, इट इज नॉट
giving a question. According to Partnership Act 1932, there is no bar of partnership number of the partners. But by the central government, it has just passed out 3 years back that the number of the partners are limited to 50. But we are not concerned with the number of partners. We are concerned that why are we preparing the profit and loss appropriation account? As I said you, that profit and loss account shows us that what a trader, what profit a firm could earn in a year, in a particular year. That profit in sole proprietorship firm belongs to one person. But in the partnership firm, it belongs to 5 persons or 7 persons or 3 persons or 8 persons. उस प्रॉफिट को जो हमने नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में इन एन एप्रोप्रिएट वे. एप्रोप्रिएट वे, ऐसे नहीं तू इतना ले जा, तू इतना ले जा, तू इतना ले जा, ऐसे नहीं होगा. इन एन एप्रोप्रिएट वे. एप्रोप्रिएट वे क्या है? पहली बात, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उस रेशो में बटेगा. दूसरी बात, ये चीज हमें पार्टनरशिप डीड में देखनी पड़ेगी. और स्टूडेंट्स, आपके पर्पस के लिए बता रहा हूं, पार्टनरशिप डीड आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगी. आपको पार्टनरशिप डीड की क्लॉज मिलेगी दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू सच एंड सच पार्टनर. This particular partner is entitled for a salary. This particular partner is entitled for a commission. Everybody has to be charged interest on drawings. These are the 4 major things which help us in distributing the profit in appropriate way. What I said, once again, I'll tell you, 3 things are there which will be allowed to the partners. Once again, and if you want, you may make a note at your notebooks. Only 3 things a partner will be allowed, and they are interest on capital. Guys, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितने % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा. नंबर 2, सैलरी टू ए पार्टनर, टू ए पार्टनर और टू 2 पार्टनर और टू ऑल पार्टनर्स. अगर सैलरी अलाउ करने के लिए कहा गया है तो वो सैलरी किस पार्टनर को कितनी दी जाएगी, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा. इफ ए पर्टिकुलर पार्टनर गिविंग सम एक्स्ट्रा सर्विसेज टू द फर्म, एक्स्ट्रा बेनिफिट फर्म उसकी एबिलिटी का उठा रही है, तो उसको हो सकता है फर्म कमीशन भी अलाउ करे. वो कमीशन कितने % होगा, ये भी क्वेश्चन में दिया जा रहा है. हियर द क्वेश्चन राइज, what 3 things I said which will be allowed by the firm to its partner: interest on capital, salary and commission. You think of it that if these things are allowed to partners, and who is allowing? Firm. Who is getting? Partners. So will it be a loss of the firm or profit? Guys, always remember, whatever things, जो कुछ भी एक फर्म अपने पार्टनर्स को अलाउ करती है, देती है, कि हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं, वो फर्म का एक्सपेंस की तरह माना जाता है. दैट इज द एक्सपेंस ऑफ द फर्म. और जो कुछ भी फर्म अपने पार्टनर से चार्ज करती है बच्चों, वो चीज एक फर्म की इनकम होती है. एंड एक ही चीज है पार्टनरशिप फर्म में, एंड विच कैन बी चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. आप हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे मैंने कहा कि ये 3 चीजें जो फर्म पार्टनर्स को अलाउ कर रही है वो फर्म का एक्सपेंस है, और जो चीज फर्म चार्ज कर रही है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो फर्म की इनकम है. ये 3 चीजें जो फर्म अलाउ कर रही है ये फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा. ये 3 चीजें. व्हाट 3 चीजें? अगेन रिपीटिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सैलरी टू ए पार्टनर, कमीशन टू ए पार्टनर, इन चीज़ों को फर्म हमेशा अलाउ करती है। और क्या करें? सो एज आई सेड यू दैट द थिंग्स विच आर अलाउड टू पार्टनर्स बाय द फर्म इज expenses of the firm, and only one thing is there which a firm can charge from its partner, that is interest on drawings. I use the word that the things which are allowed to the partners are the expenses of the firm, and the things which is charged from the firm charged by the firm from its partner, that is the income of the firm. Guys, वैसे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह वगैरह जो मैंने बताया, ये फर्म का ना एक्सपेंस है ना इनकम है। हम जितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हमें शो करा गया, वो प्रॉफिट है फर्म का, दैट इज द इनकम ऑफ द फर्म बेसिकली। अब उस प्रॉफिट को अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, डिसाइडेड रेशियो है 2:2:1, उस प्रॉफिट को हम 2:2:1 में बांट दें, एबीसी को वो पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, अगर फर्म ये कहती है कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक ही जितनी कैपिटल है, जितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है, उसको कैलकुलेट करके हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। इसी तरह से बी का करा, इसी तरह से सी का करा। हमसे कहा गया सैलरी 2 पार्टनर्स को, हम जिस पार्टनर को जितनी सैलरी देनी है हमने वो सैलरी दे दी। हमसे कहा गया कमीशन 2 पार्टनर को, जितना कमीशन हमसे कहा गया उतना कमीशन हमने दे दिया। ये सब कहां से दिया हमने? ये तीनों ही चीजें जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उस प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने ये 3 चीजें दे दी पार्टनर्स को। मैं बार बार 3 चीजें कह रहा हूं, फॉर जस्ट योर रिमेम्बरेंस आई एम राइटिंग हियर। द फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस विल बी अलाउड बाय द फर्म टू इट्स पार्टनर। नंबर 2, सैलरी टू अ पार्टनर। And the third is commission to a partner. These are the 3 things. I request kindly note it down at your notebooks. ये 3 चीजें हैं जो फर्म अपने पार्टनर्स को अलाउ कर रही है। Guys, I just want to drill this thing in your minds that अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन नहीं देंगे उस प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट आया है, तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ गया, तो पार्टनर्स को शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। अगर ये 3 चीजें दे रहे हैं हम, तो वो पार्टनर्स को शेयर कम मिल रहा है और शेयर ऑफ प्रॉफिट कम मिल रहा है। बट अदर देन दैट, ओवर एंड अबव द शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, उसके प्लेस में हम ये 3 चीजें उनको दे रहे हैं। इसका मैंने जैसे कहा कि इसका एक सुटेबल रीजन है। क्यों दे फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन सैलरी या कमीशन या रेंट या सैलरी क्यों दे, क्यों चार्ज करे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके माइंड में उठ सकता है। इसका सुटेबल रीजन है, सपोज इन ए पार्टनरशिप फर्म ए एंड बी आर द पार्टनर एंड दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उनके बीच में डिसाइड है कि हम इक्वली करेंगे। A was a rich person, but B was not that rich. A brought in 5 lakh rupees as capital, and B brought in only 2 lakh as his capital. Profit का शेयर कर रहे हैं इक्वली। A अगर ये कहता है कि भाई हम प्रॉफिट तो इक्वली बांट रहे हैं, जबकि कैपिटल मैंने ज्यादा लगाई है, 5 लाख रुपए लगाई है यार मैंने तो, और तुमने 2 लाख लगाई है, ये तरीका गलत है। तो भी कहता है यार हाँ ये बात तो है, बट आई एम सॉरी आई डोंट हैव मच फंड टू इन्वेस्ट इट इन द फर्म। ऐसा करते हैं यार, जिसका जितना कैपिटल है उस कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब गाइस इस कंडीशन में क्या होगा,
ए की कैपिटल 5 लाख है, उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट 10% ऑफ 5 लाख मीन्स 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। ही विल बी गेटिंग 50,000 इंटरेस्ट, जबकि बी को 2 लाख की कैपिटल पर सिर्फ 20,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो नेचुरली ये को ज्यादा मिल रहा है। ये कब हुआ? जब व्हेन दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली बट दे आर नॉट हैविंग द इक्वल कैपिटल। उसके डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देते हैं। ए इज हैविंग सम अदर बिजनेसेस आल्सो, 3, 4, 5 फर्म्स का पार्टनर है वो, लेकिन बी बेचारा हमारा इस फर्म के अंदर पूरी तरह से डिवोटेड है। तो बी कहता है कि मैं तो सारा काम कर रहा हूं, तुम तो कर नहीं रहे हो, तो आई वॉन्ट माई सैलरी। अगर सारा काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, हर चीज को मैं करने के लिए जिम्मेवार हूं तुम्हारी राय से, तो मेरे को तो 1 लाख रुपए साल की सैलरी चाहिए। तो क्या बी गलत है? बी गलत नहीं है। ए एग्री कर गया इस बात पर कि भैया मैं तो एक महीना फर्म में आता भी नहीं हूं, सारा काम आप ही कर रहे हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए सैलरी आपको मिलेगी। इसी प्रकार से ए इज हैविंग स्पेशल टैलेंट, मार्केटिंग का उसको स्पेशल टैलेंट है। आए दिन ए कह रहा है कि अगर मैं अपना टैलेंट ना दिखाऊं तो फर्म चले ना, फर्म में कस्टमर आएंगे ही नहीं। ये तो मेरी सेल्स प्रमोशन की मेरी अपनी क्वालिटी है जिसकी वजह से बिजनेस चल रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, सेल का 5% कमीशन तुम लेना करो, मुझे एहसान ना दिखाओ। तो उसको सेल का 5% कमीशन अलाउ करा। इट इज एन एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ ए। ये रीजन है उस प्रॉफिट को बांटने का एप्रोप्रिएट वे क्या है कि हमने नेट प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो भी फर्म अलाउ कर रही है उसको हमने डेबिट में लिखा, जो भी फर्म पार्टनर्स को अलाउ कर रही है उसको हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा, और जो चीज फर्म चार्ज कर रही है एंड दैट इज ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसको हमने क्रेडिट में लिखा। आई एम ड्रॉइंग द प्रोफॉर्मा ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट गाइस, नोट इट डाउन दैट आल्सो। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Profit and loss appropriation account. Here, first thing which you are going to write it, and that thing will be given to you in the question. That is the net profit. What net profit is shown in profit and loss account while you have completed the final account. That net profit you will write here as by net profit brought down. Here the amount will be written. Then read out the question very carefully. And what will be the purpose of reading out the question? Guys, while you are reading out the question, योर पर्पस ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को इतने ध्यान से जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि हम उस चीज को ढूंढना चाहते हैं क्वेश्चन में से कि फर्म ने हमें किस किस चीज को इंस्ट्रक्ट किया है पार्टनर्स को देने के लिए या पार्टनर से चार्ज करने के लिए। व्हाट थिंग्स, एज आई सेड, द वेरी फर्स्ट थिंग इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Suppose there are 2 partners, here you may write A and B. Interest on capital, capital will be provided to you in the question. Rate of interest will be given to you in the question. Suppose A की कैपिटल 2 लाख है, B की कैपिटल 4 लाख है, हमसे कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 10%। जब आप A को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो A की कैपिटल जो कि 2 लाख थी, 2 लाख का 10% 20,000 वर्क्स आउट, हियर यू विल राइट 20,000। इसी प्रकार बी का कैपिटल 4 लाख, वी विल अलाउ 10% ऑन दैट कैपिटल ऑल्सो, एंड वो वर्कआउट करती है 40,000, हियर यू मे राइट 40,000।
in front of B, draw a line here, and here you will write the total of these two figures. This is interest on capital. Suppose हमसे कहा गया कि B will be getting a salary of rupees 20,000 per annum. Again you write to salary B was entitled for that. Write the name of B, and here you may write the amount of salary which firm is allowing. Further it says that commission is A will be getting a commission on sales, a commission on turnover. Remember guys, बहुत ध्यान रखना इस बात का, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इस बात पर. अगर ये कहा गया कि so as I said you that B is entitled for a salary, here you have written salary, here you have written B and the amount. Further, I was telling you that it is given in the question that C will be getting a salary, C will be getting a commission. Here I want to mention, they say that B wants to, A will be entitled for a commission of what? किस चीज का 5% कमीशन दें हम उसको? हमसे कहा गया कि B will be entitled for a commission of 5% of turnover. मैं एक बात को मेंशन करना चाहता हूं, चाहे आपसे कहा जाए टर्नओवर और चाहे आपसे कहा जाए सेल, इन दोनों का मतलब सेल ही होता है. मींस टर्नओवर और सेल एक ही बात है. अगर ये कहा गया कि 5% कमीशन ऑन टर्नओवर, तो सेल उस क्वेश्चन में डेफिनेटली दे रखी होगी. कैलकुलेट 5%, राइट हियर टू कमीशन, and here you may write A, whatever commission works out, write down. These three things are have to be allowed to partner. Only one thing is there which will be charged from partner, and that is interest on drawings. For this interest on drawing, again there is some instruction. First and foremost instruction is always remember that interest on drawings are never charged for full year. In a very, very special circumstances that I'm going to explain you later. In very, very special circumstances, interest on drawing will be charged for 12 months for full year. Otherwise, interest on drawing always be charged on for some particular months. Some particular months, not for a year. And it's depend months, how to find that months, that for how many months interest will be charged. Guys, ये चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि हमको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की गई कि पार्टनर्स ने वो ड्राइंग्स कितनी निकाली और कब निकाली, कितना पैसा विड्रॉ किया और कब विड्रॉ किया. इस चीज को हमें ध्यान देना होगा. जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है, पहली चीज आप अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पूरे साल का नहीं देना है, हमें कुछ पर्टिकुलर मंथ्स का देना है. वो पर्टिकुलर मंथ्स कहां से मिलेंगे? क्वेश्चन में से. क्वेश्चन में ये कहा गया कि पार्टनर्स की ड्राइंग इतनी इतनी है और उन्होंने ऐसे ऐसे विड्रॉ करी. उसके ऊपर डिपेंड करता है दैट फॉर हाउ मेनी मंथ्स इंटरेस्ट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट. वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू दैट राइट डाउन द नोट्स. You write down the note for interest on drawing. You better write a heading at your notebook. Calculation of interest on drawings. Calculation of interest on drawings. Here you write number 1. If the amount withdrawn by the partners is given to you in lump sum. Lump sum mean A had drawn during the year 20,000 rupees. क्या आप जानते हैं वो 20,000 कब निकाला? एक साल का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 12 महीने 365 दिन.
क्या आपको पता है वो भाई 20,000 रुपए कब निकाले? ना, हमसे सिर्फ इतना कहा गया कि ए विड्रॉ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर। इट मीन्स 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 के बीच में उसने 20,000 रुपए निकाले। पता नहीं 20 बार में निकाले या 30 बार में निकाले, इसको हम कहते हैं अमाउंट विड्रॉन इन लम्प सम। इफ इट इज सो, then interest will be calculated for 6 months in this circumstance. I hope you have written. Number 2, if a fixed amount is withdrawn by the partners on the first day of every month, then in this case interest will be calculated on the total amount withdrawn in the year for 6.5 months. Let me explain. हमसे क्वेश्चन में कहा गया that B is withdrawing 1,000 rupees per month on the first day of every month. A fixed amount means पूरे साल वो अमाउंट चेंज नहीं हुआ। और ऐसे ही हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ को 1,000 रुपीज बी निकाल रहा है, यानी कि बी ने पूरे साल में 12 महीने होते हैं, सो 12,000 रुपए निकाले होंगे। उस 12,000 रुपए पे हमें 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 6.5 महीने का। थर्ड क्लॉज है, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अगेन कहा गया है फिक्स्ड अमाउंट, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ये अमाउंट चेंज नहीं होगा, पूरे साल एक सेम अमाउंट उसने हर साल निकाला होगा ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मान लीजिए एक पार्टनर के लिए कहा गया मिस्टर सी विथड्रॉन 800 रुपीज पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। आप देखिए 800 रुपीज 12 महीने निकाले एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाले। सिमेट्री बनी हुई है, फिक्स्ड अमाउंट 800 रुपीज है, 12 बार निकाला, इट मीन्स पूरे साल में 9,600 रुपीज निकाले। इस कंडीशन में हम उस 9,600 रुपीज पर 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमसे कहा गया दैट a fixed amount is withdrawn by the partners at the end of every quarter, पहली बात तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आई डोंट नो कि एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर और नॉट। क्वार्टर का मतलब 1/4 ऑफ द ईयर। क्वार्टर का मतलब 1/4 ऑफ द ईयर। ईयर में होते हैं 12 महीने, 1/4 इसका क्या, इसका मतलब 3 मंथ्स, यानी कि एवरी आफ्टर 3 मंथ पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो व्हाट यू विल राइट एट योर नोटबुक that if a fixed amount is withdrawn by the partners at the end of every quarter, then in this case you are going to calculate the interest for 4.5 months, 4.5 महीने का। कहा गया कि 2,000 रुपीज पर क्वार्टर सी विड्रॉ कर रहा है एट द एंड। सी विड्रॉ 2,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। देयर आर 4 क्वार्टर, कोई शक नहीं है, क्वार्टर का मतलब ही 1/4 होता है। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 8,000 टोटल उसने विड्रॉ किए। उस 8,000 पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कहा गया है उसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, बट ओनली फॉर 4.5 मंथ। एंड इफ इट सेज दैट अ फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, थिंग इज सेम, इट इज अगेन क्वार्टर, लेकिन पहले वाले एग्जाम्पल में एट द एंड कर रहा है, इस एग्जाम्पल में, इस इंस्ट्रक्शन में ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ कर रहा है। मींस अप्रैल मई जून, ये मेरा पहला क्वार्टर है। तो पहले वाला केस जो मैंने बताया एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, उसमें पार्टनर ने 30 जून को विड्रॉ किया होगा, और अब जो मैं बता रहा हूं उसमें फर्स्ट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, उसमें 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया। फर्क सिर्फ इतना है। अगर कहा गया सी इज withdrawing 2,500 on the first day of every quarter, I'm sorry. There are 4 quarters, 2,500 per quarter. There are 4 quarters, means total amount withdrawn by C is rupees 10,000. Calculate
rate of whatever the rate of interest is given. On as per that rate, you calculate interest on 10,000. But for 7.5 months, 7.5 months, these 5 instructions I told you, I think that you must have noted down at your register. Please, once again repeating you, once again just make the correction if there is something wrong mentioned. That is about the calculation of interest. What was that? If a fixed amount is withdrawn, if the amount of drawings is given in lump sum, means period या date या time नहीं दे रखा है, then on the total amount withdrawn you will calculate the interest for 6 months. If a fixed amount is withdrawn on the first day of every month, then on the total amount withdrawn, interest will be charged for 6.5 months. If a fixed amount withdrawn by the partners on the last day of every month, then interest will be calculated for 5.5 months. If a fixed amount is withdrawn on the first day of every month, then on the total amount withdrawn, interest will be calculated for 7.5 months. And if it is last day of every quarter, then interest will be calculated for 4.5 months. तो गैस मैंने आपको एक तरह से एप्रोप्रिएशन का ये परफॉर्मा दिया है. सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म अलाउ करती है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म चार्ज करती है, वो क्रेडिट में लिखते हैं. जो अलाउ कर रही है वो डेबिट में लिखते हैं. क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड लेस किया, हमारा प्रॉफिट आ गया विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. उस प्रॉफिट को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटकर हम पार्टनर्स को दे सकते हैं. सो एज आई सेड दैट द बैलेंसिंग फिगर will be profit or loss which has to be distributed amongst the existing partners of the firm in the decided ratio. Here I want to tell you one thing, and you will face it while you will solve the numericals. क्या रेशो क्वेश्चन में पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दिए हुए ही नहीं है. इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे हैं. ये बात आपको माननी पड़ेगी, ये बात आपको एज्यूम करनी पड़ेगी. और अदर ये वर्ड जो एज्यूम करना मैं कह रहा हूं इज यूजलेस, बिकॉज जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप फर्म को. पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड होती है जो कि फर्म को शुरू करने से पहले बनाई जाती है. उसमें सारे पॉइंट लिखे जाते हैं एंड इट इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड सोसाइटीज. तब तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है या कमीशन देना है या नहीं देना है. तब तो आप क्वेश्चन में दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिन फर्म्स के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में अगर कोई पार्टनर हमसे क्लेम करता है कि भैया सैलरी लेंगे हम, तो एज पर द रूल सैलरी नहीं दी जाएगी, कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते, बस प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर सकते हैं. नंबर 1, एंड वो इक्वली ही शेयर किया जाएगा. नंबर 2, पार्टनर्स को अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो ये नहीं है कि लोन दिया है किसी पार्टनर ने और वो कैसा मैं तो 20% इंटरेस्ट दूंगा ना, 20% इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. ए प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%. यू हैव टू अलाउ 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो गैस ये एक नई बात मैंने बताई है आपको. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, मेक ए नोट ऑफ दिस ऑल्सो कि पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप फर्म में
nothing will be allowed to partners in the absence of partnership deed. Only interest on loan at a fixed rate of 6% will be allowed to partner. ये चारों चीजें जो मैंने आपको लिखवाई है, इन चारों में से कोई भी चीज पार्टनर्स को अलाउ नहीं की। बच्चों, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो फर्म चार्ज कर रही है, उसकी कैलकुलेशन के संबंध में जो कॉम्प्लिकेशन, जो परेशानियां एक स्टूडेंट, एक छात्र, एक बच्चा फेस करता है या कर सकता है, उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगा। ऑर्डिनरी वे में हमसे कहा गया that partners are entitled to get 10% interest on capital। हमने सिर्फ ये बताया आपको कि 1 लाख उसकी कैपिटल है, 10% उसका कैलकुलेट करके आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिएगा। बट यहां पर आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तब ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि वो कैपिटल फर्म में पूरे साल रही या कुछ महीने रही। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। A, B, C are the partner. They started a firm on 1st April 2024. A brought in 5 lakh and B brought in 3 lakh on the same day. But C brought in 2 lakh rupees on 1st July 2024. Calculate interest on capital at the rate 10%. आप देखिए, ए का कैपिटल 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक लगा रहा, यानी कि पूरे 12 महीने लगा रहा। आप 12 महीने का इंटरेस्ट देंगे, पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे। सेम आप बी के साथ करेंगे। बट सी ब्रॉट इन कैपिटल ऑफ ₹2 लाख ऑन 1st जुलाई 2024। उसकी कैपिटल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 9 मंथ लगी रही, तो आपको 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। दिस वॉज द कॉम्प्लिकेशन। अनदर थिंग, फर्दर इन बिटवीन ऑफ द ईयर, A brought in 2 lakh rupees on 1st September also as additional capital। अब देखिए, अगर हम ए की कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए की कैपिटल 5 लाख तो पूरे साल लगी रही। उसके बाद तो 2 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल लेकर आया 1st सितंबर को, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ उसका 2 लाख रुपए एडिशनल लगा रहा। तो आप 2 लाख रुपए पर 7 मंथ का इंटरेस्ट और कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों को ऐड करके जो इंटरेस्ट आएगा, दैट यू आर गोइंग टू राइट इन द डेबिट साइड अंडर द हेडिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए। ये सिर्फ इतना ही कॉम्प्लिकेशन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वक्त फेस करना पड़ सकता है, जिसकी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप हर क्वेश्चन में इस बात को देखें। एंड इसको देखने में 2-3 सेकंड का समय लगेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपको। दूसरी बात, हमसे कहा गया कि सैलरी मिस्टर बी को देनी है 2500 पर मंथ। ये पता नहीं कब से कब तक देनी है, इसका मतलब पूरे साल की देनी है। दैट्स ए सिंपल वन। हमसे कहा गया दैट ऑन 31st December 24, due to some unavoidable circumstances, A was not working as active partner. So it was decided that B will be getting a salary of ₹10,000 for this period. Which period? जब से A unavoidable circumstances से फर्म में एक्टिव पार्ट नहीं ले रहा था, उस 3 महीने के लिए, दैट इज जनवरी 25, फरवरी 25 एंड मार्च 25, उन 3 महीने के लिए सैलरी हमें देनी है
तो हमें सैलरी 3 महीने की देनी है, 12 महीने की नहीं देती है। आप लोग उस तरह की गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटेंस को पूरा नहीं पढ़ते, पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा। ये कॉम्प्लिकेशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कंटिन्यूएशन में कि 5 सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट दैट हाउ पार्टनर्स आर विथड्रॉइंग द मनी फॉर देयर पर्सनल एक्सपेंसेस और देयर ड्राइंग्स। इस चीज को हाउ आर दे ड्राइंग, ये हाउ जो है इस बात को डिसाइड करता है कि हम कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। गाइस, इन बिटवीन एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अकाउंट बना रहे थे लास्ट ईयर, आपका था इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका था सैलरी टू स्टाफ, आपका था रेंट, आपके और बहुत सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस थे, जिसको कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा, क्योंकि वो सभी एक्सपेंस हमारे बिजनेस को चलाने में सहायक हो रहे थे। उन एक्सपेंसेस को करे बिना हम अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री नहीं चला सकते थे। दे आर द एक्सपेंसेस विच विल बी नोन एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। एक टेक्निकल वर्ड दे रहा हूं मैं, ये सारे एक्सपेंस होते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट को कम या बढ़ती करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट ये तीनों चीजें जो हम फर्म पार्टनर्स को दे रही है, दिस इज नोन एज चार्ज ऑन एप्रोप्रिएशन। व्हाट एप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन। ये हमारे प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन को इफेक्ट कर रहा है कि हम उसको प्रॉफिट के रूप में ना देकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन के रूप में दे रहे हैं। इस बात को आप अपने ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं। The things which you are writing at appropriation account are known as charge on appropriation. The expenses and incomes which you are writing in trading and profit and loss account, they are known as charge on profit. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सब चीजें जो चीजें फर्म ने पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दी या चार्ज करी, पार्टनर्स को ही तो करी, पार्टनर्स को ही अलाउ करी और पार्टनर से ही चार्ज करी। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये सब चीजें पार्टनर्स को मिली या पार्टनर्स के पास से गई। अगर पार्टनर्स को मिली तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ी, और अगर पार्टनर्स से चार्ज की तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हुई। इसलिए हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए भी कहा जा सकता है एग्जामिनेशन में, और जनरली कहा जाता है। पार्टनर की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल थी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो कि मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में बताई, ए का कैपिटल 5 लाख, बी का कैपिटल 3 लाख, सी का कैपिटल मान लेते हैं 2 लाख। 5, 3 और 2 लाख कैपिटल उनकी मान लीजिए 1 अप्रैल 24 को थी। पूरे साल उन्होंने बिजनेस किया, प्रॉफिट अर्न किया। क्लॉज जो उनके यहाँ पार्टनरशिप डीड में दे रखी हैं, उन क्लॉज के अकॉर्डिंग हमें ये चीजें अलाउ करने के लिए कहा गया। हमने इसको अप्लाई कर इन चीज़ों को देने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। बैलेंस करके प्रॉफिट जो बचा, बैलेंसिंग फिगर जो बची, दैट इज डिवाइजेबल प्रॉफिट, उसको बांट दिया पार्टनर्स को। क्या ये सब चीजें पार्टनर्स को मिल नहीं रही हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये चारों चीजें पार्टनर्स को मिली। क्या जो चीजें एडिशनल पार्टनर्स को मिल गई उससे पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल बढ़ी नहीं? बढ़ेगी। और अगर इन सब चीजों से बढ़ रही है पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल, तो जो पैसा पार्टनर्स ने एज ड्रॉइंग्स विड्रॉ किया
ड्यूरिंग द ईयर, एंड जो फर्म ने उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया उससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी। तो डेफिनेटली जो whatever we are allowing to the partner and whatever we are charging from partner, whatever amount partner withdrawn as drawing, this is going to affect the existing capital of the partner. इन सारे एडजस्टमेंट के बाद पार्टनर्स की कैपिटल कितनी हो गई और हम उसको नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितनी कैपिटल लेकर जाएंगे, ये चीज हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाकर शो करनी होगी। Here I want to tell you one thing. I mentioned in the beginning that partnership deed is important. Only partnership deed instruct that what will be allowed to partners, what will be charged from partner. वहीं पर ये भी मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में कि वेदर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग और कैपिटल्स आर फिक्स्ड। इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? अगर किसी फर्म में डीड में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल हैज टू बी रिमेन फिक्स्ड, इसका मतलब ये हुआ कि व्हाटएवर कैपिटल पार्टनर्स अपने घर से लेकर आए बिजनेस को शुरू करने में, वो कैपिटल वही रहेगी अनलेस एंड अनटिल कैपिटल के नाम पर वो अपने घर से और एडिशनल पैसा लेकर आया है, तब तो वो कैपिटल बढ़ेगी। अदरवाइज किसी भी और चीज से जो हम पार्टनर्स को अलाउ कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं उससे वो कैपिटल इफेक्टेड नहीं होगी। कुल मिला के मतलब क्या निकला कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तब हम ये कोई भी चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं डालेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एट द बिगिनिंग या इनिशियल कैपिटल, एंड अगर किसी ने कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया है या कोई कैपिटल विड्रॉ की है, ये दो चीजें आती है। व्हाट आई सेड, कैपिटल का बैलेंस इन द बिगिनिंग जो था क्रेडिट में लिखा हमने कैपिटल अकाउंट के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर उस क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आया तो वो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक, और अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ करी है कैपिटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रॉइंग, अगर कैपिटल विड्रॉ करी है तो वो डेबिट में आएगा और वो कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर क्वेश्चन रेज होता है, फिर ये सब चीजें हम कहाँ लेके जाएं? हम एक और अकाउंट बनाएंगे, दैट इज द थर्ड अकाउंट, एंड दैट इज नोन एज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उस करेंट अकाउंट को हमने ड्रॉ करा, ड्रॉ करने के बाद जो कुछ भी हमने पार्टनर्स को अलाउ किया क्रेडिट में, पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स डेबिट में, और पार्टनर से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया गया है तो वो डेबिट में, उसका बैलेंस अलग निकल आया। इट मीन्स हर पार्टनर के दो अकाउंट हो गए, एक तो हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हुआ पार्टनर्स करेंट। ये कब हुआ? when capitals are fixed, and if capital are fluctuating then you draw the just capital account and whatever you are allowing to the partner, write it in the credit side of their capital account, and drawings and interest for drawings you write in the debit side current account का बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस हर पार्टनर के दो अकाउंट होंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट, दोनों ही अकाउंट उस साल की बैलेंस शीट में अलग से शो किए जाएंगे। दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। आपको पूरे चैप्टर के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस क्वेश्चंस के अंदर टाइम टू टाइम आएंगे वो मैं आपको व्हाइल आई स्टार्ट इन माय नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल्स, उस न्यूमेरिकल्स में ऑटोमेटिकली समझाता रहूँगा। Approximately we have to be prepared that 10 to 15 न्यूमेरिकल्स मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको कराऊंगा।
आप उसको नोट करेंगे और कॉम्प्लिकेशंस का अलग से पॉइंट बनाएंगे। बट इस लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताया, उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है विच यू कैन अंडरलाइन, नंबर 1, एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट वे में बांटना चाहते हैं पार्टनर्स में। एप्रोप्रिएट वे क्या है? जो कुछ चीज़ें पार्टनर्स को अलाउ करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है उसको अलाउ करेंगे एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। जो कुछ पार्टनर्स से चार्ज करने को कहा गया है, दैट इज ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसको चार्ज करेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट बात जो मैंने बताई, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने महीने का कैलकुलेट करना है, जितने महीने कैपिटल है। सैलरी, अगर एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सैलरी दी गई है तो वो पर्टिकुलर पीरियड कितने मंथ का है, क्वेश्चन में इस बात पर ध्यान देने के बाद ही आप सैलरी लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैसे पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, मीन व्हाट इज द पैटर्न, मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं, तो स्टार्ट में कर रहे हैं, मंथ के स्टार्ट में कर रहे हैं या मंथ के एंड में कर रहे हैं। इन बातों का ध्यान रखना है आपको और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाय बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड reply, comment, give me your comment and whatever the problems arise out of my lecture, उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। I will definitely give the answer of those things and wait for my next video which is going to release very soon about the new year. Thank you.